नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 20 मई 2026 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज ही हम डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा आवाज़ का इशू है ना। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईआर से संबंधित सी राजामोहन का आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है वो फोकस करता है, अभी यूएस और चाइना के राष्ट्रपतियों की आपस में मुलाकात हुई ना, तो दोनों की दोस्ती के काफ़ी चर्चे हैं और इंडिया को भी थोड़ा सा कंसर्न तो है। क्यों है जानेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म से संबंधित। तीसरा वैसे इबोला वाला है, थोड़ा सा भी उसके बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, आईआर वाला जो आर्टिकल है। देखो अभी तक ना यूएस और चाइना के रिश्तों में ना टेंशंस थी, लेकिन अब हुआ है डिटांट। डिटेंट क्या होता है? फ्रेंच वर्ड है। डिटेंट का मतलब होता है हॉस्टिलिटी जो थी वो थोड़ी अब कम हो गई है। ये जो वर्ड था ना डिटेंट, ये कोल्ड वार के समय काफी यूज किया जाता था। उस समय भी यूएसएसआर और यूएसए दोनों के बीच में भारी दुश्मनी थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी रिश्तों में बर्फ पिघलती ना, रिश्ते ठीक होते, तो ये वर्ड यूज किया जाता था डिटेंट, कि अभी बर्फ थोड़ी पिघली है, रिश्ते थोड़े ठीक हुए हैं, हॉस्टिलिटी में थोड़ा ब्रेक आया है, पोज आया है। तो वही वर्ड अब चाइना और यूएस के संदर्भ में यूज किया गया है। खतरा यह भी हो गया है G2 का। G2 मतलब ग्रेट टू पावर्स, यानी दोनों जो पावर्स हैं मिल के वर्ल्ड को चलाएंगे और बाकी जो पावर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी, इसका भी डर है। इंडिया को डर देखो ये है सबसे ज्यादा, तो क्योंकि ना चाइना तो हमारा नेबर कंट्री है, आपको पता है नेबर कंट्री है, इस वजह से हमेशा से बॉर्डर पे हमारी टेंशन्स रही हैं। समझ रहे हो, बॉर्डर पे हमारी टेंशन्स रही हैं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ के इंडिया और चाइना के बीच में 110 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। चाइना पहले तो एशिया में सिर्फ अपना दबदबा बनाना चाहता था, इसलिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कौन, नेपाल, श्रीलंका, इनको चाइना पैसा देके इन्फ्लुएंस करता है, हमारे खिलाफ माहौल बनाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से ना इंडिया और चाइना के रिश्तों में तो पहले ही तलखी थी। हमें ये लगता था कि शायद यूएस हमारी मदद करेगा, थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, चाइना से मुकाबला करने में यूएस हमारी मदद करेगा। लेकिन अब भाई देखो, यूएस से भी अगर चाइना के साथ में जबरदस्त दोस्ती कर लेता है तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? क्योंकि इंडिया को ना एक बार पहले धोखा मिल चुका है। कैसे धोखा मिल चुका है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, 90s में हमारी सोच जानते हो कैसी हुआ करती थी? 90s में हमारी सोच हुआ करती थी, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारा बेस्ट फ्रेंड यानी जिगरी दोस्त है रशिया। और रशिया रशिया चाइना को बैलेंस करेगा यूरेशिया में। रशिया किसको बैलेंस करेगा? रशिया बैलेंस करेगा चाइना को यूरेशिया में, यानी यूरोप प्लस एशिया में। ये पहले इंडिया की सोच हुआ करती थी। इंडिया को पहले लगा करता था कि भाई यूएस यूएस तो हमारे काम का देश नहीं है, क्योंकि पास्ट में इतिहास ऐसा रहा है, यूएस ने ना पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो यूएस के रिश्ते हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे कभी नहीं रहे। 2005 में देखो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद रिश्ते थोड़ा इंप्रूव होते गए। समझ रहे हो? अदरवाइज तो 1998 में भी जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो यूएस ने हमारे ऊपर जबरदस्त सैंक्शंस लगाए थे। जैसे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए हैं ना, वैसे ही वो बात अलग है। इंडिया के ऊपर वो सैंक्शंस चल नहीं इसके ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर गई थी, इंडिया ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लोग मान ले रहे हैं, विभिन्न देश। इंडिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए, किसी ने माने ही नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नहीं माने। फिर खुद 2 साल बाद यूएस को लगा कि यार चाइना हमारा ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, तो इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगा के कोई फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे यूएस के साथ रिश्ते पिछले 20 सालों में ठीक हुए हैं, आप यूं कह सकते हो। अदरवाइज तो रशिया हमारा जिगरी दोस्त हुआ करता था और इंडिया को लगता था रशिया बैलेंस करेगा, मतलब रशिया मुकाबला करेगा चाइना का यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया में। बट ऐसा हुआ नहीं। आज हालात ये हो गए हैं, रशिया जूनियर पार्टनर बन गया है चाइना का। समझ रहे हो? आज के समय में रशिया इज जूनियर पार्टनर ऑफ
चाइना। अभी आपने देखा जैसे ही सी जिनपिंग गए ना, सी जिनपिंग से मुलाकात की ना ट्रंप ने उनके घर जाके, अब पुतिन जो है वो भी जाएंगे, शायद चले भी गए होंगे या फिर अभी जाने वाले होंगे, वो भी जाएंगे चाइना में सी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए। तो सोच के देखो चाइना की पावर भाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये वही चाइना है जो 1980s तक इंडिया के बराबर ही हुआ करता था, लेकिन आज आपको ये जान के दुख भी होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है अब इंडिया से 5 गुना ज़्यादा हो चुकी है। चाइना की इकोनॉमी अब इंडिया की इकोनॉमी से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। सोच के देखो हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। 110 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ में। हम डिपेंडेंट है उनके ऊपर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। समझ गए? अब आप एक चीज देखो, ध्यान से सुनिएगा, पुरानी डिबेट छोड़ो, 90s की डिबेट छोड़ो, आज की सिचुएशन में आपको बताता हूं। आज की सिचुएशन में देखो चाइना से हमें खतरा है। क्यों खतरा है? मैंने आपको बता दिया कि भाई चाइना के साथ में लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट है, लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट है, ट्रेड डेफिसिट है 110 बिलियन डॉलर्स का। चाइना हमारे पड़ोसी देशों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। यूएन जैसी संस्थाओं में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, तो चाइना से हमें खतरा है, ये मान के चलो। रशिया खास करके यूक्रेन वार के बाद में चाइना का जूनियर पार्टनर बन गया है। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। आज के समय में रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। बचा कौन? बचा वेस्टर्न कंट्रीज बचे। आप बोलोगे सर वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूएसए जो है वो धोखेबाज है, ट्रंप जो है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। सी राजा मोहन देखो ये बोलते हैं कम से कम ट्रंप हमारी जमीन तो नहीं हड़प रहे हैं, चाइना तो हमारी जमीन हड़प रहा है भाई, हमारा बॉर्डर कंट्री है, कितना खतरा है चाइना से, ट्रंप हमारी जमीन तो नहीं हड़प रहे हैं ना। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएस को गाली देते हैं, भाई यूएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, माना यूएस के ऊपर नहीं भरोसा किया जा सकता, लेकिन हम कितना ज्यादा माल यूएस को भेज रहे हैं आप सोच के देखो। हमारा कितना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है यूएस में, तो क्या यूएस से हम डील करना ही छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ सकते। मतलब रशिया और चाइना जब एक तरफ हो गए हैं तो भाई बचा तो वेस्ट ही ना, वेस्ट की मदद जैसे तैसे करके लेनी पड़ेगी ना, वेस्ट की मार्केट को तो यूज करना पड़ेगा ना। चाइना में तो हम माल नहीं बेच पा रहे हैं, तो यूएस में जो इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, क्या उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से अभी ना सरकार ने, सी राजा मोहन कहते हैं, सरकार ने फर्स्ट प्रिंसिपल अपनाया। फर्स्ट मतलब भाई जो काम का है हमारे लिए, जो हमारे साथ ट्रेड करता है, जो हमारे लिए काम का है, हम उसको तवज्जो देंगे। आपको एक चीज जान के हैरानी होगी, आपने एक देश का नाम सुना होगा, नीदरलैंड, पक्का सुना होगा नीदरलैंड का नाम आपने। नीदरलैंड की पॉपुलेशन जानते हो कितनी है? सिर्फ 1.9 करोड़, 2 करोड़ से भी कम। लेकिन हैरानी आपको यह होगी कि चाइना और रशिया में हम जितना माल नहीं बेचते उससे ज्यादा माल हम बेचते हैं नीदरलैंड को। सोच के देखो, हमारी डिबेट्स में, टीवी पे डिबेट होती है सारा दिन, चाइना रशिया चाइना रशिया। भाई हमारे लिए तो काम का देश नीदरलैंड ही है ना, जो जिसको हम सामान बेचते हैं, जो हमारे काम आता है, हमें तो उसे ही तवज्जो देनी चाहिए ना, नीदरलैंड को, क्योंकि ज्यादा माल तो हम इसे ही बेच रहे हैं, हमारा प्रॉफिट तो इससे हो रहा है। हम नीदरलैंड को सामान बेचते हैं, हमारे यहाँ पे जॉब्स जनरेट होती हैं, लेकिन नीदरलैंड के प्रति हमारे देश में कोई प्यार नहीं है, सारा दिन रशिया चाइना रशिया चाइना। तो राइटर का कहने का, सी राजा मोहन का कहने का मतलब ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल अपनाओ, जो हमारे लिए भाई काम का है ना उसे तवज्जो दो, जो काम का नहीं है उसे तवज्जो मत दो। रशिया को हम सामान नहीं बेच रहे हैं तो पुरानी मेमोरीज में नहीं जी सकते। रशिया कमजोर है आज के समय में, हमारे काम नहीं आ रहा है। देखो आप बोलोगे सर पुराना दोस्त है, आज के समय में काम का नहीं है तो क्या छोड़ दें? एक किंग की ड्यूटी अलग होती है, पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट है, किंग की ड्यूटी देखो अलग होती है, आम इंसान की ड्यूटी अलग होती है। एक आम इंसान इमोशंस में बह के फैसला ले सकता है कि मेरा पुराना दोस्त है। राजा मतलब कौटिल्य कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं, जो राजा है वो भाई इन इमोशंस में नहीं बह सकता। अगर वो इन इमोशंस में बह जाएगा तो देश का नुकसान कर बैठेगा, नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेगा।
एक राजा की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई मोरालिटी नहीं है, उसके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, नेशनल इंटरेस्ट। आप खुद उठा के देखो, चाइना, रशिया, यूएस, भाई तीनों के बीच में ना रिलेशंस कितनी बार चेंज हुए हैं पिछले 100 सालों में। कभी ये लोग दोस्त बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी चाइना की यूएस के साथ दोस्ती हो जाती है, कभी दुश्मनी हो जाती है। तो जब देखो यही यही आपस में रिश्ते चेंज कर रहे हैं, तो भाई इंडिया क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे पुराने इमोशंस में जिए या फिर पुरानी आइडियोलॉजी के साथ जिए। समझ रहे हो? सी राजा मोहन थोड़ा यूएस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है सी राजा मोहन। पिछले काफ़ी आर्टिकल्स हमने इनके डिस्कस किए हैं ना, तो ये खास करके यूरोप यूरोप पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की बात बोलते हैं कि इंडिया ने ना यूरोप को इग्नोर कर दिया था पहले, बट यूरोप के रूप में हमारे लिए ना बहुत बड़ी मार्केट है, तो हमें ना यूरोप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये सी राजा मोहन की सोच देखने को मिलती है पिछले काफ़ी आर्टिकल्स जो हमने इनके डिस्कस किए हैं। समझ गए? तो ये वाली चीज़ है। अब देखो राइटर एक और बात बोलते हैं कि हमारे देश में ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को लेकर डिबेट्स होती रहती हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब आप सबको पता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी मतलब कि बिना किसी दबाव में आए अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेना। लेकिन ना हमारे देश में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी के नाम पे ना सिर्फ यूएस को गाली दी जाती है कि अरे अरे आप यूएस के दोस्त बन रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी लूज कर रहे हो। भाई यूएस के साथ दोस्ती, उसका मतलब ये नहीं है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी लूज करना। समझ रहे हो? अभी जैसे क्वेड है, क्वेड में 4 देश हैं, यूएस, रशिया नहीं, रशिया कहाँ से, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं क्वेड में। तो अब देखो क्वेड की मीटिंग इंडिया में होने वाली है, मार्क रूबियो आने वाले हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं इंडिया में आने वाले हैं। अब देखो क्वेड को पहले ना बहुत गाली दी गई कि इंडिया ट्रैप में फंस रहा है, चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री अलायंस में इंडिया शामिल हो रहा है। लेकिन भारत ने इस चीज़ को नहीं माना, और क्वेड जो बोला गया था कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्वेड को इग्नोर कर दो, क्वेड की मीटिंग इंडिया में हो रही है। क्वेड देखो बहुत काम का ग्रुप है। अब जैसे मार्क रूबियो हैं, वो आएंगे इंडिया में, उनसे पूछेंगे कि भाई चाइना में जाके आए थे तुम, क्या रहा मीटिंग में, तुम तो हमें बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, चाइना के अगेंस्ट ग्रुप बनवा रहे हो इनडायरेक्टली, और वहाँ पे जाके चाइना से मिल रहे हो। तो कम से कम पता तो लगे ना। इंडिया देखो अलग थलग होके नहीं रह सकता। आज के समय में ना इंडिया को एंगेज करना पड़ेगा, जहाँ से इंडिया को कुछ लाभ मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। हमें हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है। चाइना की इकोनॉमी 5 गुना बढ़ चुकी है, हम उतना स्पीड से अपने दम पे फिलहाल नहीं बढ़ सकते, ये कड़वी सच्चाई है। हमें चाहिए कैपिटल, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। हम हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करेंगे। कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, एलपीजी जैसे रिफॉर्म्स हम लेके आएंगे, लेकिन फिर भी वक्त लगेगा भाई। हम हमारी इकोनॉमी को एकदम से चाइना जितना नहीं ला सकते, हमें वेस्ट की मदद चाहिए ही चाहिए। आज के समय में सिर्फ वेस्ट है जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, जो हमें कैपिटल दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, मार्केट दे सकता है, वो वेस्ट है। तो नीदरलैंड जैसे देश जो इंडिया के लिए काम के हैं, उन पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए, और क्वेड जैसे ग्रुप को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वेस्ट को गाली नहीं देनी चाहिए। वेस्ट हमारे लिए आज काम का है। यही पूरी थीम है राइटर की कि वेस्ट काम का है। जो भी हमने डिस्कशन की पिछले 10-12 मिनट में, एक ही थीम निकलती है, एक ही पॉइंट निकलता है, वेस्ट हमारे लिए काम का है, वही मार्केट है, वो कैपिटल दे सकता है, वो हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, और उसी की सहायता से हम इकोनॉमी चाइना के बराबर ला सकते हैं। सीधी सी बात है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये रशियन पिवट, पुरानी जो हमारी पॉलिसी, रशिया दोस्त है, आज के समय में कमज़ोर है रशिया, और नेशन कोई नहीं होता नेशंस के बीच में, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। रियल चैलेंज इंडिया का चाइना है। चाइना के साथ में 4 इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इशू, नेबरहुड इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में दबदबा, चारों मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ट्रेड डेफिसिट, ये बॉर्डर डिस्प्यूट, फिर इंटरनल सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, मतलब हमें हायर एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, टेक एंड आर एन डी पे ध्यान देना पड़ेगा, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा? वेस्ट से। चाइना की इकोनॉमी इंडिया के 5 गुना। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया।
समझ गए, बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या, वही जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, जो हमारे काम आ रहा है भाई, उसी पे ध्यान दो। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। ये पास्ट में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया था, आज के आर्टिकल का यूज होता, क्वेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मेंस में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी आज के आर्टिकल का पॉइंट यूज हो सकते हैं। फिर 2021 में क्वेड से संबंधित पूछा गया था मेंस में। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का सिंपल मतलब क्या होता है, कोई अगर पूछ ले, फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का बंटवारा, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट में हो। जैसे हमारे देश में संविधान है, संविधान में ही स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स का बंटवारा कर दिया गया है। अगर मान लो, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मान लो किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं लिखती नहीं है, बस थोड़ी बहुत पावर्स स्टेट्स को दे देती है, जैसे यूके में है, तो क्या वो फेडरलिज्म है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताना। समझ गए, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। अब देखो हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ था ना 1947 में, तो उस समय ना सेंटर को स्ट्रोंग रखा गया था, क्योंकि देश का ना टुकड़ों में बंटने का डर था। तो हमारे देश के लीडर्स ने सोचा कि भाई देश को एकजुट रखना है तो अपने को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रोंग रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। समझ गए? तो इसलिए हमने हमारा संविधान इस प्रकार से बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रोंग रखा गया। फिर देखो, जब बाद में देश आगे आगे चलने लगा ना, तो प्लानिंग कमीशन इस्टाब्लिश किया गया। प्लानिंग कमीशन इस्टाब्लिश किया गया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, सरकार ने बस अपने एक ऑर्डर से बना दिया था। 1956 में बना था क्या प्लानिंग कमीशन पे? यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछती नहीं, क्योंकि जो बॉडी है ही नहीं उस पर क्या ही क्वेश्चन पूछें। लेकिन शायद मुझे याद आ रहा है 1950s में कहीं बना था, 56 में या 51 में, 1950s में कहीं बना था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का नहीं यार, 56 में तो क्या ही बना होगा, पहला 5 ईयर प्लान ही शायद 51 से लेके 56 के बीच में था, है ना? पहला 5 ईयर प्लान 51 से लेके 56 के बीच में था शायद। कमेंट बॉक्स में बताना। तो प्लानिंग कमीशन बना, तो प्लानिंग कमीशन में भी ना पावर पूरी सेंट्रलाइज हो गई, स्टेट्स के पास में पावर नहीं रही। फिजिकल जो पावर्स की हम बात कर रहे हैं, सेंटर ने अपने हाथों में फिजिकल पावर्स ले ली, अपनी डिस्क्रिशन यूज करते थे स्टेट्स को पैसा देने के लिए। तो यहाँ पे भी सेंटर के हाथ में पावर ज़्यादा चली गई प्लानिंग कमीशन के थ्रू। फिर क्या हुआ, फिर भाई 60s में 70s में ना दबा के प्रेसिडेंट रूल लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जहाँ पे भी अपोजिशन पार्टी की सरकार हुआ करती, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगवा देती। बहुत तंग किया गया अपोजिशन की सरकारों को स्टेट्स में। तो इससे भी जो अपना फेडरलिज्म है खोखला हुआ, फेडरलिज्म को चैलेंज मिला, प्रेसिडेंशियल रूल। ये 60s की और 70s की बात है। फिर देखो आगे ना गवर्नर का बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, जो आज तक चल रहा है। गवर्नर पहले तो शुरू में तो देखो थोड़ा निष्पक्ष होकर काम करते थे, लेकिन बाद में गवर्नर जो हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे अपनी पावर्स का मिसयूज करने लगे, अपोजिशन की सरकारों को तंग करने लगे। लेकिन बाद में देखो एसआर बोमई की जजमेंट आई, तब थोड़ा आराम आया। एसआर बोमई केस की जजमेंट के बाद प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगना कम हो गया, और गवर्नर तो देखो आज तक अपनी पावर्स का मिसयूज करते ही हैं। लेकिन एसआर बोमई केस में ये बोला गया कि फेडरलिज्म जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और मतलब बिना रीजन के प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। तो देखो ये समय समय पे ना हमारे देश में फेडरलिज्म को ना चैलेंज मिलते रहे। लेकिन आज देखो जो बड़े चैलेंजेस हैं फेडरलिज्म के सामने, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो, सारी स्लाइड्स मैं आपको दिखा दूंगा, स्लाइड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती ही हैं, लेकिन समझ लो कंसेप्ट। सबसे पहले तो आपको पता ही है, पहला पॉइंट है डीलिमिटेशन। काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। देखो जरूरी होता है कि एक वोट की, हमारे देश में हर एक वोट की ना ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 20 लाख लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं जो संसद में जाके बैठ रहा है, और कहीं कहीं पे सिर्फ 20,000 लोग मिलके एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो उसी के बराबर की सीट पे बैठ रहा है। फिर तो वो एक वोट इजिकल टू एक वैल्यू नहीं हुआ ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमारे देश में ना सिर्फ देखो देश की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलमोस्ट इक्वल वोटर हों, बल्कि स्टेट के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें भी इक्वल वोटर हों। ये इंश्योर करने के लिए ना संविधान में ये प्रोविजन किया गया था कि हर एक सेंसस के बाद में डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो गठित होगा हर एक सेंसस के बाद में, यानी जनगणना के बाद में। 10 साल में एक बार जनगणना होती है, तो हर एक सेंसस के रिजल्ट के बाद में डीलिमिटेशन गठित करना था। तो शुरू में तो हुआ, तीन चार बार हुआ, लेकिन देखो फिर ये रियलाइज हुआ, अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन टोटल 4 बार गठित हुआ है। तो यूं कह सकते हैं कि 3 बार शुरू में आजादी के बाद गठित हुआ, क्योंकि चौथी बार तो 2008 में हुआ था ना। तो शुरू में आजादी के बाद 3 बार हुआ, तो फिर ना ये रियलाइज हुआ कि भाई हर जनगणना के बाद में डीलिमिटेशन गठित होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज जो हैं वो रीअलाइन होती हैं, ताकि एक वोट इजिकल टू एक वैल्यू इंश्योर की जा सके। समझ गए ना? जैसे देखो ये 2 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, पहले क्या था, 10 साल पहले दोनों में 1 लाख वोटर थे, 1 लाख वोटर थे। लेकिन 10 साल बाद जब जनगणना हुई तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 10 साल बाद 1.5 लाख हो गई, और यहां की मान लो सिर्फ 50,000 हो गई। वैसे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है कि कम ज्यादा हो गई। 10 साल बाद पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की 1.5 लाख, इसकी 50,000। तो डीलिमिटेशन क्या करेगा, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ना इस प्रकार से रीडिजाइन करेगा कि पॉपुलेशन फिर से बराबर आ जाए। ऐसा ना हो कि यहां पे 1.5 लाख लोग एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं और यहां पे 50,000, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा डीलिमिटेशन कमीशन, यहां के एरिया को थोड़ा यहां पे मिला देगा, यहां के एरिया को यहां मिला देगा, ताकि फिर से रीडिजाइन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1 लाख वोटर हो जाएं, 1 लाख। ये काम होता है डीलिमिटेशन का। तो देखो ये पाया गया कि ना साउथ इंडिया के जो राज्य हैं ना वो पॉपुलेशन कम कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया के राज्य पॉपुलेशन ज्यादा कर रहे थे। तो इससे तो सीटें उनकी कम हो रही थी, साउथ इंडिया वालों की नॉर्थ इंडिया वालों की बढ़ रही थी। तो ये डिसाइड किया गया 1976 में कि ना अब ना हम एक बार ना फ्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ सीट्स। 1971 के सेंसस के आधार पे जो नंबर ऑफ सीट्स है ना हम फ्रीज कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि साउथ इंडिया के राज्य जो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं उनकी सीट्स घटती जाए और नॉर्थ इंडिया के राज्यों की सीट्स बढ़ती जाए। तो ये शुरू में 25 सालों के लिए किया गया था, 1976 से लेके 2001 के लिए। बाद में और 25 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया, 2001 से लेके 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन आज हम खड़े हैं 2026 में, यानी ये जो फ्रीज किया गया था ये अब हट रहा है। और आपको पता है सेंसस भी चल रहा है अभी, तो भाई 2026 तक तो फ्रीज था, लेकिन अब जो लेटेस्ट सेंसस का रिजल्ट आएगा उसके बेस पे मान लो बाउंड्रीज को रीडिजाइन किया जाता है और 1 वोट इजिकल टू 1 वैल्यू प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया जाता है। तो साउथ इंडिया के राज्यों के जो सीट्स हैं वो तो कितनी 26 घट जाएंगी, 26 सीट्स उनकी घट जाएंगी, और नॉर्थ इंडिया के राज्यों की 31 सीट्स बढ़ जाएंगी। तो इससे साउथ इंडिया के राज्य बहुत नाराज हैं। अगर ये हो गया तो फेडरलिज्म को बहुत ठेस पहुंचेगी, समझ रहे हो? तो पहली प्रॉब्लम ये है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है फिस्कल ट्रांसफर। देखो साउथ इंडिया के राज्य की जो ग्रोथ रेट है ना वो बहुत अच्छी है, वो चाइना के मुकाबले में है। इवन महाराष्ट्र की भी बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के राज्यों की जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है। तो अब उनके अंदर में ना वो भावना आ गई है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन दिया जा रहा है किसको? नॉर्थ के राज्यों को। अभी जैसे देखो महाराष्ट्र जैसे राज्यों को ना 50% कम मिल रहा है जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और नॉर्थ के राज्य जैसे यूपी है, इवन उड़ीसा ईस्ट में आता है, इनको 90% ज्यादा मिल रहा है
जितना ये कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजर फायदा, मेजर रिवॉर्ड मिल रहा है यूपी जैसे राज्यों को, नुकसान किसको हो रहा है? महाराष्ट्र जैसे राज्यों को, साउथ के राज्यों को। तो इनके अंदर ना वो भावना आ गई है कि भाई जो घटिया परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनको बल्कि इनाम मिलता है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं है, हमको इंसेंटिव होना चाहिए ना। तो ये भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है। समझ गए? फिर एक पॉइंट डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी भी से भी संबंधित है। डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी, डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी मतलब देखो, इवन जब देश आजाद हुआ था ना, तो नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि वो ना अलग अलग राज्यों के सीएम को ना खत लिखा करते थे, फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पे पूछा करते थे कि भाई साहब आपकी क्या राय है इस इशू पे, चाइना के इशू पे। तो सीएम जिनका फॉरेन पॉलिसी पे खास रोल हुआ नहीं करता था, लेकिन उनकी राय मांगी जाती थी। बट आज के समय में ना सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती ये है, अपने हिसाब से वो बिना कंसल्ट किए कानून ले आते हैं, जैसे फार्म लॉज ले आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आए। तो स्टेट्स को लगता है कि भाई गलत है, हमसे पूछा ही नहीं जाता, और सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी मनमानी करती है, गलत बात है। तो वो सेंसिबिलिटी जो पहले हुआ करती थी ना, वो सेंसिबिलिटी नहीं है। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पे, 2008 में ना, 2018 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। तो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर थे थॉमस इजाक। तो थॉमस इजाक का ना कुछ कंसर्न था गैम्बलिंग के इशू को लेके, क्योंकि केरला में तो लॉटरी वगैरह बिकती है ना, तो उनका कंसर्न था। वो मीटिंग छोड़ के जाना चाहते थे, बट गैम्बलिंग के इशू पे बाकी सारे राज्य जो थे वो एक तरफ थे। अरुण जेटली उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो ना जाना चाहते थे मीटिंग छोड़ के, थॉमस इजाक। अरुण जेटली चाहते तो उनके बिना भी पास करवा देते जो भी रेजोल्यूशन था गैम्बलिंग के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने ना रेजोल्यूशन पास नहीं करवाया। उन्होंने बुलाया थॉमस इजाक को, यानी केरला के फाइनेंस मिनिस्टर को, उन्होंने बिठा के पूछा भाई आप बताओ क्या कंसर्न है। उन्होंने बताया, तो उनके कंसर्न को ना एकोमोडेट किया गया। तो उसमें ना इंडिया की जीत हुई, केरला की जीत नहीं हुई, वो इंडिया की जीत थी। देखो इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना भाई, वो बाय डिफॉल्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है। लेकिन जिस प्रकार से कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है ना, वो कॉम्बैट फेडरलिज्म हो जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं रहता, वो कॉम्बैट फेडरलिज्म हो जाता है। कॉम्बैट फेडरलिज्म, ये वर्ड यूज कीजिएगा, कॉम्बैट फेडरलिज्म। जिस प्रकार से फंक्शनिंग रहती है कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखो, अपने ना लीडर्स को महानता दिखानी होगी। अपनी अपनी लीडर्स अगर अपनी अपनी सिर्फ पार्टी की सोचेंगे, देश की नहीं सोचेंगे, तो देश पीछे रह जाएगा। तो लीडर्स को ना बड़ा दिल दिखाना होगा, लीडर्स का दिल बड़ा होना चाहिए। जैसे मुझे ना एक बात याद आती है, शांता कुमारन एक लीडर थे बीजेपी के, हिमाचल प्रदेश से। तो ना वो एक बार अब इंटरव्यू में बता रहे थे, ये बात मैंने पहले भी बताई है, जो पुराने जो एडिटोरियल डिस्कशन सुनते हैं एस्पायरेंट्स उनको पता होगा। वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शांता कुमारन, और ना नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय। तो शांता कुमारन ना, उनके एक डैम का इशू था, और डैम की जो पेमेंट थी उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी। उनको लगा कि यार प्रधानमंत्री जो हैं वो कांग्रेस के हैं, और वो मेरी बात क्यों ही सुनेंगे, मेरा एक छोटा सा राज्य है और वो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। लेकिन होता है ना कि फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं, एक औपचारिक मुलाकात कर लेते हैं और मैं ये इशू उठाऊंगा। तो वो बिना उम्मीद के गए थे। ये बात वो खुद बता रहे हैं इंटरव्यू में कि मैं बिना उम्मीद के गया था। लेकिन जब मैं उनसे मिला ना, तो नरसिम्हा राव ने ना मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, और मैंने जब ये इशू बताया तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ ये तो आपका राइट है, ये आपको मिलना चाहिए, इतने पैसे 400 करोड़ समथिंग थे, ये तो आपको मिलना चाहिए भाई। तो ना शांता कुमारन कहते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और मैंने उनको बोला भी नरसिम्हा राव को कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आप इस बात को मानोगे, मुझे लगा आप विपक्ष के प्राइम मिनिस्टर हो। तो उन्होंने ना एक बात बोली नरसिम्हा राव ने, जो मुझे हमेशा याद आती है। उन्होंने बोली बात कि देखो, पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें होती हैं, जैसे बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सरकार की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। और वो बात जो उनकी थी ना, वो बड़े दिल वाली बात थी, मतलब लीडर की जैसी सोच होनी चाहिए ना, वैसी उनकी बात थी।
तो आजकल के लीडर्स में ऐसी बातें देखो थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करता हूँ हमेशा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्लाइड्स में कि कैसे कैसे हमने डिस्कस किया। देखो फेडरलिज्म क्या है वो मैंने आपको शुरू में बताया, कैसे कैसे फेडरलिज्म को चैलेंजेस आए, प्लानिंग कमीशन, फिर प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर, कोर चैलेंज, ये सब बताया। साउथ इंडिया की रियलिटी, नॉर्थ इंडिया की रियलिटी क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, समझ गए। फिर ये बताया कॉम्बैट फेडरलिज्म, कंसल्टेशन खत्म हो गई है, ट्रस्ट नहीं है आज के समय में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब वैसे देखो इबोला वाला आर्टिकल है। इबोला ना, इबोला का एक नया स्ट्रेन फैल रहा है। इबोला जीनोटिक डिजीज है। जीनोटिक डिजीज वो होते हैं जो एनिमल से इंसान में फैलते हैं। तो ना एक नया डिजीज है बूंदी बुगाया, ऐसा ही कुछ नाम है, स्ट्रेन का नाम है यहाँ पे, एक मैं आपको बता भी देता हूँ। ये है बूंदी बुगियो, ये स्ट्रेन है जो नया फैल रहा है इबोला का। और कहाँ पे फैल रहा है? युगांडा में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, वहाँ पे फैल रहा है। इबोला का नया स्ट्रेन है। इसे ना WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। तो WHO की ना काफ़ी तारीफ हो रही है कि इस बार उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी दिखाई है, मतलब प्रोएक्टिवनेस दिखाया है। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न देखो जब डिक्लेयर की जाती है जब वायरस जो है वो एक देश से दूसरे देश में फैलता है बॉर्डर क्रॉस करके। तो WHO ने देखो ये जल्दी इसलिए दिखाई है क्योंकि भाई इबोला का जो नया स्ट्रेन है ना बूंदी बुगियो, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। और जहाँ जहाँ पे ये फैल रहा है ना वहाँ पे सिविल वार जैसी सिचुएशन है, युद्ध चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना बीमारी को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जहाँ पे ये केसेस सामने आए हैं DRC में, युगांडा में, वहाँ पे ना अर्बन क्लस्टर्स में केस सामने आए हैं जो आपको पता है बहुत तेज़ी से फैलता है, हमने कोविड की महामारी के दौरान देखा था। और दवाई भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, तो सिर्फ सपोर्टिव केयर दी जा रही है कि सिम्टम्स को मैनेज किया जा रहा है। तो इसलिए इसे ना तुरंत की तुरंत बीमारी बढ़ने से रोकना है। तो WHO ने बढ़िया काम किया है, एकदम से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। अब राइटर वही चीज़ें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब जो लोग इन्फेक्टेड हैं, हाँ एक चीज़ ये ना, इसमें ना फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए और भी ज़्यादा चिंता की बात है। इबोला का जो फर्टिलिटी रेट है ना, जो डेथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एकदम से। तो और ये वैसे ना हवा में नहीं फैलता, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आएगा। जैसे टच में आने का मतलब है जैसे सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, उल्टी हो गया, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई चीज़ टच की, पेन टच किया, सामने वाले ने भी वो पेन टच कर लिया, तो ऐसे वो फैलता है, हवा से नहीं फैलता। और करना यही चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए कि इन्फेक्टेड लोग किस किस के टच में आए हैं, उनको ढूंढो और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करो। इन दो देशों की मदद करनी चाहिए दुनिया भर के देशों को, यही बात है, समझ गए। अभी फिलहाल इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फैल रहा है अफ्रीका में। तो ये पूरी हमने डिस्कशन की और कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।